जिस घर में 3 भाई साथ बड़े हुए, उसी घर में एक दिन ऐसा बंटवारा हुआ जिसने रिश्तों को जड़ से हिला दिया। बड़े भाई महेश ने चालाकी से अपनी और मंझले भाई सुरेश के हिस्से में सब कुछ बांट लिया और छोटे भाई रमेश को दिया सिर्फ धोखा। लेकिन जिसे उन्होंने कमजोर समझा, उसी छोटे भाई ने एक ऐसी चाल चली जिससे सबकी दुनिया हिल गई। माता पिता के गुजर जाने के बाद तीनों भाइयों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन समय के साथ दुख कम हुआ और बंटवारे की बात शुरू हुई। देखो, अब हम तीनों को अलग अलग रहना होगा, इसलिए बंटवारा जरूरी है। हाँ भैया, जैसा आप ठीक समझे। रमेश, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? भैया, आप दोनों मेरे से बड़े हैं, जो ठीक लगे वही कर दीजिए। यहीं से शुरू हुआ अन्याय का खेल। पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ के पास तीनों भाई जाते हैं। इस पेड़ की 2 डालियां हैं, एक मैं लूंगा, एक सुरेश लेगा। सुरेश, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रमेश, तुम्हें मिलती है इसकी जड़। ठीक है भैया, ठीक है। अब हम सब खेत का भी बंटवारा कर लेते हैं। अब तीनों भाई पिता की अगली संपत्ति खेत की ओर बढ़ते हैं। 2 खेत हैं, एक मेरा, एक सुरेश का। सुरेश, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया, आप बड़े हैं, आपके किसी भी फैसले से हमें कोई दिक्कत नहीं है। रमेश, तुम्हें खेत की मेढ़ मिलती है। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब हमें इसी के साथ घर का भी बंटवारा कर लेना चाहिए। अब तीनों भाई पिता द्वारा बनाई गई घर के बंटवारा करते हैं। 4 कमरे हैं, 2 मेरे, 2 सुरेश के। रमेश, तुम घर के बाहर वाली झोपड़ी तुम रख लो। जैसा आप कहें भैया। बंटवारा खत्म हुआ। छोटा भाई के हिस्से में कुछ भी नहीं मिला। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ घर से बेदखल हो गया। ये कैसा न्याय हुआ जी? आपके ही भाई आपको कुछ भी नहीं दिए? वो बड़े हैं, उनका फैसला मानना मेरा फर्ज है। फर्ज या मजबूरी? क्या हम ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे? ईमानदारी से मेहनत करेंगे, भगवान साथ देंगे। बंटवारे की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस अन्याय की चर्चा करने लगा। अरे सुना तुमने? महेश ने छोटे भाई रमेश को कुछ भी नहीं दिया। ये तो सरासर गलत हुआ। आखिर रमेश भी तो उसी बाप का बेटा है। सुरेश भी चुप रहा। अगर चाहता तो रोक सकता था। कभी कभी इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि खून के रिश्ते भी भूल जाता है। गांव वालों की बातें धीरे धीरे हवा में गूंज रही थी, लेकिन महेश और सुरेश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। रमेश अपनी उम्मीदों को लेकर गांव के बड़े सेठ के पास पहुंचा। अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ किस काम से आए हो? सेठ जी, मेरा नाम रमेश है, काम की तलाश में आया हूँ। काम तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ मेहनती लोग टिक पाते हैं। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाना होगा, कर पाओगे? सेठ जी, जिंदगी ने पहले ही बहुत परीक्षा ली है, अब मेहनत से डर नहीं लगता। अच्छा, ये बताओ पहले क्या करते थे? सेठ जी, पहले अपने ही घर और खेत में काम करता था, लेकिन बंटवारे में मुझे कुछ नहीं मिला। क्या मतलब? अपने ही भाइयों ने तुम्हें हिस्सा नहीं दिया? जी, बड़े भाई ने अपने और मंझले भाई में सब बांट लिया। मुझे सिर्फ नाम के लिए चीजें दी गईं। ये तो बहुत गलत हुआ। अपना खून होकर भी ऐसा व्यवहार, शर्म आनी चाहिए उन्हें। मैंने कभी शिकायत नहीं की सेठ जी, बस सोचा मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। तुम में हिम्मत है लड़के। ठीक है, आज से तुम मेरे खेत संभालोगे, और याद रखना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगले ही दिन से रमेश और उसकी पत्नी खेत में जुट गए। तेज धूप, पसीना और संघर्ष, यही उनकी जिंदगी बन गई। सुनिए, कभी कभी लगता है अगर हमें हमारा हक मिल जाता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही कह रही हो, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका दुख मनाकर क्या फायदा? पर दिल तो दुखता है, अपने ही लोगों ने हमें पराया बना दिया। शायद भगवान हमें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए पहले ये कठिन रास्ता दिखा रहे हैं। क्या सच में हमारी मेहनत रंग लाएगी? जरूर। आज हम दूसरों के खेत में काम कर रहे हैं, कल अपना खेत होगा, अपनी मेहनत होगी और किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों। बस यही साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उधर जिन खेतों को चालाकी से अपने नाम किया गया था, वो इस साल लहलहा रहे थे और वहीं से शुरू हुआ घमंड का खेल। देखा सुरेश, मैंने कहा था ना, सही बंटवारा किया है। आज देखो फसल कैसे सोना उगल रही है। सच में भैया, इस बार तो भगवान ने भी हमारा साथ दिया है। इतनी बढ़िया फसल पहले कभी नहीं हुई। इस बार फसल बेचकर हम शहर में जमीन भी खरीद सकते हैं और घर भी बड़ा बना लेंगे।
हाँ भैया, और अब तो हमें किसी की जरूरत भी नहीं। रमेश तो वैसे भी काम का नहीं था। अरे वो तो बोझ था, अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। अब देखो, बिना उसके ही हम तरक्की कर रहे हैं। इस बार इतनी आमदनी होगी कि सालों की कमी पूरी हो जाएगी। दोनों भाइयों को क्या पता था, जिस फसल पर वो घमंड कर रहे हैं वही फसल उनकी अहंकार को तोड़ने वाली है। सुनिए, कब तक हम ऐसे ही दूसरों के लिए मेहनत करते रहेंगे? जब तक किस्मत साथ नहीं देती तब तक मेहनत ही सहारा है। किस्मत या फिर डर? आप अपने हक के लिए खड़े क्यों नहीं होते? वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे लड़ना सही नहीं। और जो उन्होंने किया वो सही था? आपको जड़, मेड़ और झोपड़ी देकर खुद सब रख लिया। गलत तो था, लेकिन क्या आज हम यहाँ भूखे मेहनत कर रहे हैं और वो हमारे ही हिस्से की फसल पर जश्न मना रहे हैं? तो तुम क्या चाहती हो? अब वक्त आ गया है उन्हें उनकी चालाकी का जवाब देने का। तो क्या करना होगा? तुम्हें याद है खेत की मेड़ जो तुम्हें मिली थी? हाँ। आज रात हम वही मेड़ काट देंगे। पानी दोनों खेतों में फैल जाएगा और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये तो गलत होगा। गलत? जो तुम्हारे साथ हुआ वो क्या था? कभी कभी अन्याय का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। उस रात एक फैसला लिया गया जो आने वाले तूफान की शुरुआत था। दोनों रात में उस खेत के पास जाकर मेड़ काट देते हैं और पूरा खेत में पानी भर जाता है। अगली सुबह दोनों भाई महेश और सुरेश खेत में आते हैं और फसल देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद। भैया, ये कैसे हुआ? कल तक तो सब ठीक था। किसी ने जानबूझकर मेड़ काटी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन कौन करेगा ऐसा? हमारा तो किसी से झगड़ा भी नहीं। तुम्हारी लापरवाही है, तुमने रात को ध्यान नहीं रखा। भैया, आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैंने भी उतनी ही मेहनत की है। अब क्या फायदा मेहनत का? सब कुछ खत्म हो गया। इस बार की पूरी आमदनी गई। अब घर कैसे चलेगा भैया? हमने तो इसी फसल पर भरोसा किया। मेरी सारी योजना सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस बार जिंदगी बदल जाएगी। अब क्या करेंगे हम? जिसने भी ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये तूफान उनके अपने घर से उठा है। सब खत्म हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई। क्या? कैसे? किसी ने मेड़ काट दी, सारा पानी खेत में भर गया। हे भगवान, अब क्या होगा? इतनी बड़ी मुसीबत, अब खर्च कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब उम्मीद सिर्फ उसी पेड़ से है। घबराइए मत, अभी हमारे पास आम का पेड़ है ना। हाँ, सही कहा, इस साल आम अच्छे आए हैं, उन्हें बेचकर कुछ काम चल जाएगा। शायद यही एक सहारा बचा है। हाँ, अब उम्मीद सिर्फ उसी पेड़ से है। सुनिए, एक चाल हमने चली और उनका घमंड टूट गया। लेकिन क्या आपको लगता है उन्होंने कुछ सीख? शायद अब समझ गए होंगे कि मेहनत का दर्द क्या होता है। नहीं, ऐसे लोग तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें अपने किए का पूरा परिणाम न मिल जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको याद है उन्होंने आपको क्या दिया था? हाँ, पेड़ की जड़। और आज वो ही पेड़ उनका आखिरी सहारा है। तो क्या तुम? हाँ, अब वक्त है उस जड़ को इस्तेमाल करने का। नहीं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। पेड़ गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया तब क्या उन्हें लगा था कि आपका क्या होगा? देखिए, हम गलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमें मिला है। लेकिन दिल डर रहा है। डर और हक दोनों साथ नहीं चलते। आज फैसला आपको करना है, या तो हमेशा झुककर जीना या एक बार खड़े होकर अपना हक लेना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोनों पेड़ के पास जाते हैं, कुल्हाड़ी चलती है। उस रात सिर्फ एक पेड़ नहीं गिरा, घमंड का आखिरी सहारा भी टूट गया। ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई? भैया, ये तो पूरी तरह जड़ से काटा गया है। तभी वहाँ पर महेश और सुरेश, दोनों भाइयों को रमेश और उसकी पत्नी वहाँ दिखते हैं। रमेश, तूने किया है ये सब? हाँ भैया, मैंने ही किया है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमारा सहारा था। हमारा नहीं भैया, आपका। तूने हमारी मेहनत बर्बाद कर दी। और आपने क्या किया था मेरे साथ? भैया, आपने हमें इस पेड़ की जड़ दी थी और कहा था यही तुम्हारा हिस्सा है। मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं अपना हिस्सा जड़ काट दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा पेड़ गिरा दो। क्यों नहीं? जड़ हमारी तो पेड़ पर हक भी हमारा। ये अन्याय है। नहीं भैया, ये वही न्याय है जो आपने सिखाया। महेश, तुम्हारा फैसला इस गांव का सरपंच ही करेंगे। तुम्हारे किए का सजा वही मिलेगा। तीनों भाइयों महेश, सुरेश, रमेश और उसकी पत्नी सरपंच के सामने पहुंचते हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताओ। सरपंच जी,
इसने हमारी फसल बर्बाद की, अब पेड़ भी काट दिया। क्या ये सच है? हाँ सरपंच जी, लेकिन पूरी बात सुनी जाए। बोलो। जब बंटवारा हुआ मुझे सिर्फ जड़, मेढ़ और झोंपड़ी दी गई। मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं छोड़ा गया। क्या ये सत्य है? जी। तो तुमने पहले अन्याय किया और अब न्याय की उम्मीद रखते हो? महाराज, मैंने सिर्फ अपने हिस्से का उपयोग किया, ना उससे ज्यादा ना कम। हमने किसी का हक नहीं छीना, बस अपना हक इस्तेमाल किया है। महेश, तुमने लालच में आकर अपने भाई के साथ अन्याय किया, इसलिए तुम्हारी सारी संपत्ति अब तीनों भाइयों में बराबर बांटी जाएगी। सरपंच जी, मुझसे भी गलती हुई। मैंने चुप रहकर अन्याय का साथ दिया। चुप रहना भी अपराध है, इसलिए तुम्हें भी अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। और रमेश, तुमने अन्याय सहा लेकिन मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ा। अब तुम्हें तुम्हारा पूरा अधिकार मिलेगा। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। रमेश, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब से कोई गलती नहीं होगी। अब हम सब पूरा परिवार मिलकर एक साथ रहेंगे। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रमेश से माफी मांगते हुए एक साथ रहने का गुहार करता है और अब से तीनों भाई एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और अन्याय हमेशा रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि न्याय और ईमानदारी ही परिवार को जोड़कर रखते हैं।